नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके इनकम टैक्स को लेकर के होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी बच्चे रेगुलर एसओएल और एनसी वेब वाले हैं और प्रोग्राम वाले हैं, आप सभी का पेपर 10 दिसंबर को रहेगा और जितने भी बच्चे एसओएल ओनर्स वाले हैं आप सभी का पेपर 28 दिसंबर को रहेगा। तो जो 28 दिसंबर वाले बच्चे हैं आप सभी के पास अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, लेकिन जितने भी बच्चों का पेपर 10 दिसंबर को रहने वाला है आप सभी के पास करीब और करीब 1 और 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, फर्स्ट तरीके के स्टूडेंट हैं। सेकंड, वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन तो की लेकिन सीरियसनेस के साथ नहीं की, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया, लाइट में लिया, मेमोराइज नहीं किया, प्रोविजंस को नहीं समझा और अब उनके दिमाग में प्रेशर बन रहा है, जो अभी स्ट्रेस में है कि एग्जैक्टली यार ये वाला सब्जेक्ट तो काफी डिफिकल्ट पड़ रहा है, इसको तो पास करना करीब करीब इंपॉसिबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है या लास्ट मोमेंट पे आप लोग कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर जिसको देख करके माय डियर फ्रेंड्स एटलीस्ट आप लोग पास हो सके, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल सही साबित होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर न केवल मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कराने वाला हूं, थ्योरी में भी मैं केवल और केवल वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत 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 ज्यादा रहने वाली है। जो भी क्वेश्चन आप लोग थ्योरेटिकल आप अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज हमारी वीडियो से फंसने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट सेमेस्टर के दरमियान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अलोंग विद कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिनको सोल्व करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे और अंडरस्टैंड करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आएंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर और देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द रिटर्न आईटीआर की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए। लीडिंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए। इन दोनों चैप्टर्स को आप लोग थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से छोड़ सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से यहां पे मैं बता देता हूं, आपका जो भी बिनोय वाला, राजा बिनोय वाला केस कर लीजिएगा, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको 6 नंबर की थ्योरी देखने को मिलेगी। अलोंग विद ये मान के चले रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या होता है, कई बार 6 नंबर का थ्योरी आ जाता है और कई बार 12 नंबर का कंफर्म है। 6 नंबर का थ्योरी या तो रेजिडेंशियल स्टेटस से देखने को मिलता है या बेसिक कॉन्सेप्ट से देखने को मिलता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आपकी एग्जेप्टेड इनकम को लेकर के, सैलरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हम पीजीबीपी के ऊपर बात करने वाले हैं, कैपिटल गेन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम को लेकर के, हम लोग बात करेंगे सेटिंग ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस को लेकर के और डिडक्शन को लेकर के आपको अलग से एक और वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने वन शॉट अपलोड किया हुआ है। वैसे तो सब कुछ अपलोड किया हुआ है लेकिन ये छोटा सा वीडियो है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो डिडक्शन से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इन शॉर्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तक आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना है और याद रखिएगा बाकी किसी चैप्टर की न्यूमेरिकल को अब इस टाइम पे भूलकर भी आपको टच नहीं करना है, वरना पूरा गोलमोल हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट की मालूमात हासिल होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तमाम तरीके के प्रोविजन, तमाम तरीके के सेक्शन, तमाम तरीके के सब सेक्शन, तमाम तरीके के क्लोजेज आपको याद होने चाहिए। और अगर आपने गलती से न्यूमेरिकल खोल ली ना तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब होने वाला। मैं सीधी सीधी बात आपको बता देता हूं, तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको करना है। हाँ, अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो ये आपका इंडिपेंडेंट रहने वाला है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा ना उसके बिहाफ पे आप लोग इस न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैं 12 नंबर का जो सैलरी वाला न्यूमेरिकल आता है वो भी आज की वीडियो के अंदर आपको करा दूं। यानी आप लोग मान के चले, अगर आज की वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो करीब करीब 30 नंबर तक का थ्योरी और 12 + 12 24 नंबर का माय डियर फ्रेंड्स आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर होने वाला है। यानी कि आप लोग ये मान के चले 90 में से करीब करीब हम लोग
ओवर नंबर का काम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने देख लिया ना पूरा वीडियो अच्छे से यूज कर लिया तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। आप लोग लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी ये चीज देख चुके हैं। आप देखिए अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर घूमूंगा, हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, समझने हैं, तो मेरे को कभी उधर जाना पड़ेगा, कभी इधर जाना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है नहीं हमारे पास। तो आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, आपको ऑटोमेशन मोड पे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। इसमें थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ चुनिंदा चीजों को अंडरस्टैंड करना। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, पहले चैप्टर के अंदर केवल आपको 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पर्सन को आपको समझना है। ठीक है, सारे कैपिटल ले लो, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, जो भी है आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पर्सन को। दूसरी डेफिनेशन आपको माय डियर फ्रेंड्स आपके एसएससी की डेफिनेशन को समझना है। फिर आपको असेसमेंट ईयर प्लस में आपको प्रीवियस ईयर को समझना है और फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम प्लस में नेट टोटल इनकम को समझना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आपके पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। कई बार आपका पैन नंबर से भी एक सवाल आ जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आप बनवाते हैं ना पैन कार्ड, तो ये 4 टॉपिक आपको केवल पढ़ने हैं। यानी कि पर्सन की डेफिनेशन समझिएगा, एसएससी और एसएससी के टाइप आपको समझने हैं, आपको प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर आपको समझना है, ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम आपको समझना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं आपके पहले चैप्टर से। इस चीज की आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए। अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका मतलब क्या होता है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना माय डियर फ्रेंड्स। अब आप सभी जानते हैं जब भी प्रीवियस ईयर की बात होती है ना तो उस टाइम पे असेसमेंट ईयर की भी बात करनी पड़ेगी। और आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कोई भी पर्सन की डेफिनेशन अभी मैं आगे बताऊंगा, कोई भी पर्सन जो पैसा कमाता है ना, जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाता है उस फाइनेंशियल ईयर को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। इनकम टैक्स की ये लैंग्वेज है, समझ में आया। द ईयर या द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच अ पर्सन अर्न द मनी इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर बोलते हो। और एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से अगला जो साल होता है, जिस साल के दरमियान उसका कमाया हुआ इनकम एसेस्ड होता है, टैक्स्ड होता है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, असेसमेंट ईयर। क्लियर है? तो यहां पे 2 डेफिनेशन आपने पढ़ी। एक तो आपने क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर पढ़ा। प्रीवियस ईयर का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसके दरमियान कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है, कोई भी पर्सन पैसा कमाता है। ठीक है? और जिस साल, इससे अगले साल की बात हो रही है, ठीक है, जिस साल उसकी इनकम टैक्सेबल होती है उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। अमूमन जिस साल आप लोग पैसा कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, जिस साल उस पर टैक्स देते हैं वो क्या होता है, आपका असेसमेंट ईयर होता है। जैसे इस साल अगर मैं पैसा कमा रहा हूं 2025 के अंदर, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 2025 और 26, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 26 और 27 होगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में, जहन में रखना है। और एक चीज आप लोग समझिएगा, यहां पे अमूमन देखा यह गया है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है। माने हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होंगे। एक साल में आप लोग पैसा कमाओगे, उससे अगले साल में आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कुछ 4 या 5 केसेस ऐसे भी है जहां पे जिस साल आप लोग पैसा कमाते हैं ना, उसी साल उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। डू यू फुल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ नॉट, व्हाट आर द एक्सेप्शन? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आप लोग पैसा कमाते हैं और आप लोग उसके ऊपर टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में, यानी कि अगले साल के अंदर टैक्स देते हैं। क्या आप लोग इस डेफिनेशन से फुल्ली एग्री करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पहला सवाल तो आपका ये रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग फुल्ली एग्री नहीं करते हैं तो कुछ एग्जम्पशंस होंगे, उनको आपको बताना है। समझ में आई? सीधा सीधा क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमूमन जर्नली क्या होता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर डिफर करते हैं, लेकिन कुछ केसेस है जहां पे ये एक ही होते हैं। जिस साल आपने पैसा कमाया ना, उसी साल आपको टैक्स देना होता है। इसका मतलब वी आर नॉट फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हम लोग पूरी तरीके से स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करते। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आंसर लिखा हुआ है, मैंने माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखी है। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाला, प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाला, यानी कि असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पीछे
वाला जो साल होता है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्लियर है? आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ईयर इन विच इनकम इज अर्न। एक ऐसा साल जिसमें आपने पैसा कमाया है वो क्या कहलाता है? वो आपका असेसमेंट सॉरी प्रीवियस ईयर कहलाता है। एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो आप लोग जिसको क्या कहते हो असेसमेंट ईयर होता है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल से मैंने इसको डिफाइन किया है, आप लोग पेपर में इस तरीके से लिख के आ सकते हैं। जैसे अगर मैंने 24-25 में पैसा कमाया तो अगले साल मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 25-26 में, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया और ये मेरा क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। समझ में आया? अब क्या आप इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री करते हैं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों डिफर करते हैं, दोनों अलग होते हैं? हमेशा हमेशा अलग नहीं होते हैं। कुछ कुछ केसेज है भाई और बहनों जहां पे हमें टैक्स एक ही साल में देना पड़ता है। जिस साल आपने पैसा कमाया उसी साल आपको टैक्स देना पड़ता है। अब वो एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। 5 एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस की इनकम उसी साल टैक्सेबल होगी जिस साल वो अर्न की गई है। कोई भी पर्सन, इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान छोड़ रहा है तो उसको उसी साल उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जिस साल उसने इनकम को अर्न किया है। इनकम ऑफ ए पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। एक ऐसे व्यक्ति की इनकम जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, उसको भी उसी साल उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। यानी कि इन तमाम केसेस में प्रीवियस ईयर ही क्या होता है? आपका असेसमेंट ईयर होता है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो आपको उसी साल उसके ऊपर टैक्स देना होगा। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर लीजिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या आप लोग बात कर लीजिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कराया है तो उस इवेंट के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो उसी साल लगेगा जिस साल उस पे वो अर्निंग आया। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, कितने केस पढ़ा दिए? 5 केस, 5 एक्सेप्शन केस हैं जिनको आपको याद रखना है और अपने पेपर के अंदर लिख के आना है। तो आई होप कि ऐसा मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। समझ में आई इतनी बातें? चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया ना तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आपको डिफाइन करना है माय डियर फ्रेंड्स पर्सन को, कि एग्जैक्टली पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स एग्जैक्टली हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2 के अंदर और सब सेक्शन 31 के अंदर, जो बताता है कि पर्सन के अंदर हम लोग फला फला 7 चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं। माने ये जो 7 चीजें हैं ना इनको हम बोलेंगे पर्सन। सीधा सीधा नियम है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या कहता है इनकम टैक्स का, कि ये 7 चीजें हैं जिनको मैं क्या बोलूंगा भाई साहब? पर्सन बोलूंगा। पहला बोला इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जिसने नेचुरली बोर्न हुआ है, जिसका जन्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुआ है, यानी कि जो भी नेचुरल ह्यूमन बींग्स है ना, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे हम? इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। इंडिविजुअल के बाद बोला कोई भी आपकी फर्म हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, ये सारी फर्म क्या होंगी? हमारे लिए पर्सन होगी। तीसरा बोला आपकी कंपनी को भी हम क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे पर्सन बोलने वाले हैं, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। बट इवन चौथे नंबर पे इन्होंने रखा है आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन आप लोग समझते होंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे रखा गया है वो है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आप लोग रखिएगा और आप लोग दूसरा क्या रखेंगे जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के बाद एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग कहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, जैसे पंचायत हो गई, ये तमाम चीजें क्या है? ये आपकी लोकल अथॉरिटी है। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या लेके चल सकते हैं? यस एक एचयूएफ लेके चल सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि ये 7 जो कैटेगरी है, इन 7 चीजों को आप लोग क्या कहेंगे? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन इंक्लूड्स, इंडिविजुअल को इंक्लूड करके चलेंगे, फर्म को इंक्लूड करके चलेंगे, कंपनी को इंक्लूड करके चलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंक्लूड करके चलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड करके चलेंगे, लोकल अथॉरिटीज को इंक्लूड करके चलेंगे और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को इंक्लूड करके चलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पर्सन। समझ में आया? तो बहुत आसान डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। पर्सन क्या होता है यही मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है।
देखिए, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे ये तो खैर क्लियर हो ही गया। यहाँ पे कितनी कैटेगरियां रखी गई हैं? 7 कैटेगरी रखी गई हैं पर्सन के अंदर। सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर आपका कंपनी आ गया, फिर आपका फर्म आ गया, फिर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दोनों आप लोग एक साथ लेके चलेंगे, याद रखिएगा। लोकल अथॉरिटीज की बात कर लीजिए, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, शॉर्ट एब्रीविएशन AJP रहेगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं क्लैरिटी रही होगी। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, एक आपका पर्सन की डेफिनेशन करा दिया, एक आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करा दिया है, जिसके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगली डेफिनेशन रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स आपकी SSC, याद रखिएगा। अगली डेफिनेशन क्या है आपकी? SSC। SSC की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। जैसे अभी अभी हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 2 सबसेक्शन को यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 31 पढ़ा था। ऐसे ही SSC की जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, जहां पे SSC की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इनकम टैक्स ये कहता है SSC का मतलब हर एक वो पर्सन में 7 चीजें आ गई है, ठीक है। हर एक वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या कि कोई सम अमाउंट पे करना है टैक्स डिपार्टमेंट को, उसको क्या बोल देंगे? SSC बोल देंगे। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? SSC मीन ए पर्सन में वो सारी चीजें आ गई हैं। बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ द मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। समझ में आया? यानी कि इस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन को कोई भी टैक्स पे करना है या अमाउंट ऑफ द सम पे करना है तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए SSC कहलाएगा। एंड देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द SSC। फर्स्ट को आप लोग माय डियर फ्रेंड्स नॉर्मल SSC बोलते हैं। नॉर्मल SSC का मतलब कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या ITR फाइल करना है वो आपका SSC रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव SSC का मतलब जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन हु रिप्रेजेंट द अनदर पर्सन फॉर द टैक्स पर्पज। याद रखिएगा किस पर्पज की बात हो रही है? केवल और केवल टैक्स पर्पज की बात हो रही है। टैक्स पर्पज के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है तो क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव SSC। और डीम्ड SSC का मतलब क्या है? एक पर्सन को एक कोर्ट क्या कहता है कि हम लोग उसकी जगह तेरे को मान के चल रहे हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पर्सन ट्रीटेड एज ए SSC, पर्सन को क्या किया गया? SSC की तरह ट्रीट किया गया स्पेशल केसेस में, जैसे लीगल हियरिंग हो गया, एग्जीक्यूटर्स हो गया, इन तमाम केसेस में, ठीक है ना। इसके बाद होता है SSC इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कौन होते हैं? जो टैक्स पे नहीं करते, जो ITR टाइम पे फाइल नहीं करते, यानी जिन्होंने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किया है ना, वो SSC इन डिफॉल्ट होता है। तो देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड SSC अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। SSC कोई भी पर्सन जिसको किसी भी तरीके का अमाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है वो क्या कहलाता है? SSC कहलाता है। SSC की 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं। एक को आप लोग नॉर्मल SSC बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव SSC होता है, डीम्ड SSC होता है और एक आपका SSC इन डिफॉल्ट होता है। ये हुआ आपका सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर? थोड़ा आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? आपको बताना है व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम एंड व्हाट इज द टोटल इनकम। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये वाला करा दिया, ये वाला करा दिया। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? हम लोग 5 हेड के अंदर टैक्स को, सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सॉरी सैलरी नहीं, इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से 5 हेड? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग लेके चलते हैं सैलरी को। किसको लेके चलते हैं? सैलरी को। बोला सैलरी हो गया तो हम लोग HP को लेके चलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को। फिर क्या कहता है भाई साहब? कैपिटल गेन उठा लो, ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर ये कहता है PGBP। PGBP का मतलब प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोला इन चारों में नहीं आया ना, उनको हम लोग रख देंगे IFOS के अंदर, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जो भी आपकी इनकम कैलकुलेट होती है वो कितने हेड से कैलकुलेट होती है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP एंड द IFOS, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। 5 हेड से आपकी इनकम कैलकुलेट होती है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल इनकम बनती है बिफोर द डिडक्शन, याद रखिएगा बिफोर द डिडक्शन। डिडक्शन से पहले जो आपकी इनकम बनती है ना उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। लेकिन जब एक बार
डिडक्शन आप लोग अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग डिडक्शन आप लोग अप्लाई करते हैं, तो जो बच के आता है ना वो क्या बन जाता है, टोटल इनकम बन जाता है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 बेसिक अकाउंट, बेसिक टैक्सिंग टर्म बोल दीजिए, इंट्रोडक्शन बोल दीजिए, व्हाटएवर जो भी आपके किताब के अंदर दे रखा है। इन 4 सवालों से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। छोटा सा काम, पेन की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, पीवाई के अंदर दे रखी होगी, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये डिजिट होती है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिएगा। पेन से रिलेटेड भी सवाल अक्सर 6 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है। इतना कर लिया तो पहले चैप्टर से और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो क्लियर रहा ये पहला चैप्टर? मैं आप उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ और कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं और कैसे तमाम चीजों को माय डियर फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड करके चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर, जहां से न केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बल्कि आपको एक 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अगर थ्योरी को आप लोग समझ लेंगे, इन कंडीशंस को अगर आप लोग समझ लेंगे, तभी आप लोग यहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस की न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस की न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहां से मोस्ट प्रोबेबली आपका 12 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि न केवल 12 नंबर का न्यूमेरिकल बल्कि 6 नंबर का थ्योरी भी यहां से आ जाता है। केवल एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, जिसको आपको याद करना है, लर्न करना है। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह बताना है, जब भी आप लोग बात इंडिविजुअल की करते हैं, जब भी आप लोग बात कंपनी की करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, जब भी बात आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की करते हैं, इन तमाम तरीके की कंडीशंस में आप लोग कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से प्रोविजन है जिनको माय डियर फ्रेंड्स आपको याद करना रहता है। तो अब यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जिनको आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इंडिविजुअल का केस लेने वाले हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस की आप लोग बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर बुनियादी तौर पे आपको यह ध्यान रखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस और किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। जब भी आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बेसिक कंडीशंस को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बेसिक कंडीशंस। और याद रखिएगा बेसिक कंडीशन हमारे पास 2 रहने वाली है, क्लियर। एक बार आपने बेसिक कंडीशन चेक किया, उसके बिहाफ पे ही हमें चेक करना होगा माय डियर फ्रेंड्स आपका एडिशनल कंडीशंस को, ये थोड़ा याद रखिएगा। क्या चेक करना होगा आपको, एडिशनल कंडीशंस को। यहां पे भी आपकी कंडीशन कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और इन्हीं बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के बिहाफ पे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी XYZ व्यक्ति की अगर आप लोग बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले केस में आपको बेसिक कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करना है। फिर आपको चेक करना है, या तो आप लोग बेसिक कंडीशन 1 की बात कर लीजिए या आप लोग बेसिक कंडीशन नंबर 2 की बात कर लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए, मिनिमम 2 भी हो सकती हैं, कम से कम एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, याद रखिएगा कम से कम अगर आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका मिनिमम 1 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई करती है तो आपका स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका स्टेटस माय डियर फ्रेंड्स, रेजिडेंट हो जाएगा। अगर आपकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो याद रखिएगा आपका स्टेटस हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्लियर है, आप लोग क्या कर देंगे, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट स्टेटस आ गया तो इससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट आता है तो आपको थोड़ा मूव ऑन करना है और हम लोग आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपकी एडिशनल कंडीशन की तरफ। याद रखिएगा किसकी तरफ आ जाते हैं, एडिशनल कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। और एडिशनल कंडीशन के अंदर हमारे पास एक तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 रहेगी, एंड का मतलब होता है दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी क्या रहेगी आपकी, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 रहेगी। याद रखिएगा अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, दोनों कंडीशन क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तो रेजिडेंट के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्लियर, क्या कहेंगे आप लोग, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है।
इसके अलावा जो केस बच गया ना उसको कहेंगे हम लोग आपका RNOR। क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? RNOR। याद रखिएगा RNOR, यानी कि रेजिडेंट तो था लेकिन एडिशनल कंडीशन ना फॉलो होने की वजह से ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। समझ में आया? ये कंडीशन आपकी रहने वाली है, यानी कि सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करनी है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आप क्या कहेंगे? उसका स्टेटस रेजिडेंट है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम कहेंगे ये नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट स्टेटस है तो हम लोग एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, दोनों सेटिस्फाई की तो वो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक रह गया, एक भी कंडीशन रह गई, तो उसका स्टेटस कैसा हो जाएगा? आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। क्लियर? ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक सी कंडीशन है जिनको आपको चेक करना है। मुद्दा ये है कि बेसिक कंडीशन क्या कहती है और एडिशनल कंडीशन क्या कहती है। देखिए बेसिक कंडीशन की अगर आप लोग बात करते हैं, अच्छा यहां पे ये भी ध्यान रखना है, कितने स्टेटस आ गए हमारे पास? 3 स्टेटस आ गए हैं। एक को हम लोगों ने क्या बोला? ROR, रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। RNOR का मतलब रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और एक आपका बन गया NR का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट वाला केस बन गया है। क्लियर? समझ में आई इतनी बातें? अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस में आपको बता देता हूं। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है? बेसिक कंडीशन 1 ये कहती है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल है वो हिंदुस्तान के अंदर प्रीवियस ईयर के दरमियान कम से कम 182 दिन रुका हो। समझ में आई? किसकी बात हो रही है? प्रीवियस ईयर, जिस साल उसने इनकम अर्न किया, प्रीवियस ईयर जिस साल उसने पैसा कमाया, उस साल अगर वो हिंदुस्तान में मिनिमम 182 दिन रहा, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 182 दिन होना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में 182 दिन रहा तो हम कहेंगे बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। समझ में आया? अगर ये सेटिस्फाई ना करें तो हम लोग बात करते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 2 की। याद रखिएगा बेसिक कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि प्रीवियस ईयर के दरमियान मिनिमम 60 साल वो हिंदुस्तान में रहा हो, अलोंग विद, जैसे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग 2024 और 25 की बात करते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर है। बेसिक कंडीशन सेकंड क्या कहती है? इस साल कम से कम ये कितने दिन रहा हो हिंदुस्तान में? 60 दिन रहा हो। और इससे प्रीसीडिंग 4 साल जो बन गए, यानी कि 1 2 3 4, इन चारों सालों को मिलाकर के इसका टोटल अगर 365 हो जाता है तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा? बेसिक कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर प्रीवियस ईयर के दरमियान 182 दिन रहा हो, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगी, या तो प्रीवियस ईयर के दरमियान घाट से घाट 7 दिन रहा हो, 60 डेज, और पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर में उसका टोटल कितना प्रेजेंट बनना चाहिए? 365। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करती है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं कि उसका स्टेटस रेजिडेंट हो गया। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात और है जिसको आपको ख्याल में रखना है, 3 एक्सेप्शन केसेज है, 3 ऐसे केसेज है जहां पे हम लोग केवल बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करते हैं। 1 सेटिस्फाई किया तो रेजिडेंट, 1 सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट, मतलब उसे बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई ही नहीं करते हैं। जहां पे पहला केस आता है, अगर आप लोग हिंदुस्तान ओरिजिन के व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान ओरिजिन से ताल्लुकात रखते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर केवल बेसिक कंडीशन 1 चेक की जाएगी। दूसरा, अगर आप लोग क्रूज के ऊपर, शिप जो होती है, क्रूज होती है, उसके ऊपर अगर आप लोग हैं, ठीक है, क्रू मेंबर हैं, तो आपका बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगा। तीसरा, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखते थे, बिफोर द पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं, 1947 की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों केसेस में माय डियर फ्रेंड्स आपके ऊपर केवल और केवल बेसिक कंडीशन 1 चेक होगी। लेकिन बाकी सब केसेस में आप लोग दोनों कंडीशन लगा के देखेंगे, कोई एक भी लग गया तो स्टेटस कैसा हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। और एक बार स्टेटस रेजिडेंट हो गया तो हम लोग क्या चेक करते हैं? हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है? एडिशनल कंडीशन 1 कहती है कि प्रीवियस ईयर के अलावा जो 10 साल बच गए, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, माने 2024-25 जैसे आपका क्या है? प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इससे पहले के 10 साल उठा लो। कितने साल उठा लो? 10 साल उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 साल के दरमियान अगर आप लोग 2 बार क्या हो जाते हैं? रेजिडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रेजिडेंट, यानी कि कोई एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो आपको आपने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की है? बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई की है। समझ में आया?
ऐसे ही अगर आप लोग कहेंगे एडिशन कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, द इंडिविजुअल हैज स्टे इन इंडिया फॉर द 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट ईयर। माने अब यहाँ पे आपने कितने साल का डेटा लिया, 10 साल का डेटा लिया, और 10 साल में हमने क्या कहा, 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, और आपको ध्यान रखना 7 साल में कम से कम वो 730 दिन हिंदुस्तान में रहा हो। समझ में आया, 7 साल में कितना रहना चाहिए, वो 730 दिन रहना चाहिए। तो ये आपकी एडिशनल कंडीशन सेकंड रहेगी। फिर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आपका बेसिक कंडीशन 1 या बेसिक कंडीशन 2 या दोनों सेटिस्फाई करता है तो आपका स्टेटस कैसा होगा, रेजिडेंट होगा। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका स्टेटस कैसा होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है तो आपको एडिशन कंडीशन 1 प्लस में एडिशन कंडीशन 2 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेदर देन आप लोग क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट के अंदर एनओआर यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी सवाल हो जाता है। न केवल सवाल है बल्कि ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। इसी के बिहाफ पे आप लोग तमाम तरीके की न्यूमेरिकल को माय डियर फ्रेंड्स सोल्व करते हैं। समझ में आया। तो यही एक क्वेश्चन करना है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर। अब कुछ न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये कंपनी के बारे में है, इंडियन कंपनी है, वो कभी भी आपकी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती है क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। हाँ, फॉरेन कंपनी क्या हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका पोएम, पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर हिंदुस्तान से बाहर है, ठीक है ना, तो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। तो ये कंपनी के ऊपर भी सवाल था, इसको आप लोगों को थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं। हालांकि अपनी क्लासेस में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, ठीक है। सवाल क्या कहता है, कोई भी आपको मिस्टर एक्स दिख रहा है, ठीक है, कोई भी मिस्टर एक्स है माय डियर फ्रेंड्स। किसकी बात हो रही है, मिस्टर एक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। इंडियन एक्टर है, याद रखिएगा कौन है, इंडियन एक्टर है, ठीक है ना। वेंट टू यूएसए, कब यूएसए गया है, 1 अप्रैल को गया है। अब ध्यान रखिएगा जब भी डेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो जिस दिन वो हिंदुस्तान से गया तो उस दिन को गिना जाएगा, यानी कि उसी दिन को हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि वो हिंदुस्तान में था। या आप लोग कहीं बाहर से आए तो जिस दिन आए ना उसको आप लोग गिनोगे। समझ में आया। तो ये कब गया, 1 अप्रैल को गया है माय डियर फ्रेंड्स। कब गया है, 1 अप्रैल को गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि फिल्म की शूटिंग के लिए 1 अप्रैल को गया है। बीमार होने की वजह से वो वहीं पे रुक गया। ही केम टू द इंडिया 25 सितंबर, ठीक है। वो कब आया है, 25 सितंबर को माय डियर फ्रेंड्स हिंदुस्तान में वापस आया है। ही हैड टू गो अगेन यूएसए, फिर दोबारा चला गया 8 दिसंबर को, ठीक है ना, 8 दिसंबर 2024 को। और वापस कब आया, 15 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, फिर हमें क्या चेक करना है, पहले बेसिक कंडीशन फिर एडिशनल कंडीशन। तो देखिए 1 अप्रैल को गया तो अप्रैल को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्रैल का एक दिन वो हिंदुस्तान में रहा, तो मैंने मान लिया 1 अप्रैल को वो रहा, ठीक है। अप्रैल के बाद वापस कब आया, 25 सितंबर को, ठीक है ना। अब बीच में तो हिंदुस्तान में नहीं था तो वो डेटा छोड़ दो। जब वापस कब आया, 25 सितंबर को। कब आया, 25 सितंबर को। तो 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी कि कितने दिन हो गए, सितंबर में 6 दिन हो गए। समझ में आया। अब इसके बाद दोबारा देखिए, अक्टूबर में वो हिंदुस्तान में रहा, पूरा महीना रहा, 31 दिन। नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 8 दिन, क्योंकि दिसंबर में वो चला गया था, 8 दिसंबर को चला गया था, तो 8 दिन वो हिंदुस्तान में रहा। तो दिसंबर का कितना हो गया, 8 दिन। वापस कब आया है, 15 फरवरी को। देखिए दिसंबर के बाद जैन छोड़ दीजिए, 15 फरवरी को आया है। तो फरवरी के 15 और 1 किया, कितना, 15 दिन हो गए, ठीक है ना। कितना दिन हो गया, 15 दिन टोटल किया। अच्छा मार्च है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक रहता है, तो 31 दिन आपका ये होगा। टोटल कितना बन रहा है आपका, 122 दिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, बेसिक कंडीशन 1 कहती है मिनिमम 182 दिन, लेकिन हम लोग कहां पे हैं, हम लोग तो 122 दिन पे हैं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो लगी नहीं, पहली कंडीशन नहीं लगी, छोड़ो। अब क्या करते हैं, बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, बेसिक कंडीशन 2 ये कहती है माय डियर फ्रेंड्स आपको कि बेसिक कंडीशन 2 के अंदर आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली कुछ डेटा हम लोग लेके चलेंगे जिसको आप लोग कहते हैं मिनिमम कितने दिन रहा हो, 60 दिन रहा हो, यानी कि मिनिमम प्रीवियस ईयर के दरमियान, किसकी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर के दरमियान 60 दिन रहा हो। हम कितने दिन रहे हैं, 122 दिन। हम लोग कह सकते हैं यस, बेसिक कंडीशन 1 का आधा भाग
कंप्लीट हुआ। उससे पहले एक बेसिक कंडीशन 2 के अंदर ये कंडीशन भी थी कि अगर आप लोग 4 साल का डेटा उठाते, कितने साल का डेटा, 4 साल का डेटा अगर आप लोग उठाते हैं तो 4 साल में 365 दिन बनने चाहिए। ठीक है, कितने बनने चाहिए? 4 साल में 365 दिन बनने चाहिए। तो आप सभी जानते हैं इससे पहले तो ये हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया तो एक ही साल में 365 दिन बन जाएंगे। इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन 2 को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब जो स्टेटस है वो क्या हो गया, इसका स्टेटस हो गया है रेजिडेंट। ठीक है ना, अब रेजिडेंट हो गया है तो हम लोग क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन नंबर 1। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? पिछले 10 साल के दरमियान वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड से पहले वो हिंदुस्तान से बाहर गया ही नहीं, तो रेजिडेंट होगा। और पिछले 7 साल के दरमियान उसका कितना दिन बना हो? 365 दिन बना हो, तो वो भी डेटा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एडिशनल कंडीशन भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं? ही इज आल्सो सेटिस्फाई। वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। किसको? ही इज आल्सो सेटिस्फाई additional condition on the basis of the pre-assumption that never went out India। वो बाहर कभी नहीं गया 10 साल के दरमियान। Therefore उसका स्टेटस कैसा हो जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आप लोग स्पेशल एग्जम्पशन लेके चलते हैं तो ये वाला नोट पढ़ लीजिएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको टोटल दिन कैलकुलेट करने होंगे और उसी बिहाफ पे माय डियर फ्रेंड्स न्यूमेरिकल को टैकल करना होगा। एक और न्यूमेरिकल देखिए जहां पर अलग अलग डेटा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द मिस्टर एक्स। किस साल के दरमियान आपको चेक करना है? 25-26 के दरमियान आपको चेक करना है, जिसने हिंदुस्तान को छोड़ दिया था पहली दफा। याद रखिएगा पहली बार गया है कितनी तारीख को? 15/9/2020 को गया है। और कब वापस आ गया है? 1/9/2023 को वापस आ गया है। ही अगेन लेफ्ट फॉर द दुबई। 15/6 को दोबारा चला गया और वापस कब आया है? 14/1/2025 को आया है। आपको बताना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर कितना है आपका? 2024 और 25। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? सर प्रीवियस ईयर है हमारा 2024 और 25, तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? हम अभी वाले नियम लगाएंगे 25 और 26। ठीक है, ओके सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, ये कब गया था, कब का बात है? 2020 का बात है। और हमें बात कब तक करना है? 24-25 तक करना है। तो हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली हिंदुस्तान में वो कितने कितने दिन रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने ब्रेक डाउन कर लिया है। क्या क्या ब्रेक डाउन कर लिया? समझो, देखो सबसे पहले मैंने देखा प्रीवियस ईयर 2020-21 का डेटा, क्योंकि 20-21 की बात हो रही है। फिर मैंने 21-22, फिर मैंने 22-23 और फिर मैंने 23-24 और 24-25, इन चारों सालों का चेक करना है। अब देखिए 20-21 की अगर आप लोग बात करते हैं तो कब गया था? 15/9/2020 को चला गया था, 1/9/23 को वापस आया था। तो 15/9/2020 से पहले तो हिंदुस्तान में था। मैंने टोटल कर लिया 168 दिन है, आपको गिनना है। ठीक है, फिर वो 21 और 22 में हिंदुस्तान में नहीं था, 22-23 में हिंदुस्तान में नहीं था, वो 1/9/2023 को हिंदुस्तान में वापस आ गया। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपका 23-24 है उसको कैलकुलेट कर लिया, कितने दिन बन रहे हैं? 213 दिन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही वो क्या किया, उसने क्या किया है, वो आपका लेफ्ट फॉर दुबई, वो 15/6/2024 को चला गया, 14/1/2025 को आ गया। टोटल डेज अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, टाइम यहाँ पे मेंशन है 154 दिन बन रहा है। प्रीवियस ईयर में कितने दिन हिंदुस्तान में रहा? 154 दिन में। बेसिक कंडीशन 182 दिन मांगती है, तो पहली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि वो उस साल 60 दिन रहा हो, उससे पहले टोटल उसका 365 बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे? 365 बन रहा है। देखिए अगर आप लोग ऐड करते हैं 8 और 3 11, 1 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 381 दिन बन रहा है। यानी कि आपका बेसिक कंडीशन 2 यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करती है? बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करती है तो उसका जो स्टेटस है वो कैसा हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। तो वो 6(1) की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका स्टेटस कैसा होगा? रेजिडेंट हो गया। और यहाँ पे एडिशनल कंडीशन 1 और 2 भी फॉलो हो रही है, क्योंकि इससे पहले वो हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं गया था। तो आप लोग क्या कहेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग पाएंगे इसका स्टेटस कैसा है? रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिस तरीके के सवाल आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, या तो डिजिट चेंज करके आएंगे या एज इट इज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर लक। लक फैक्टर भी मैटर करता है। समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके के सवाल आपको करने हैं। एक छोटी सी टेबल दे रहा हूं जिसको आपको याद करना। चलिए इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका आंसर आपको मेरे को
कमेंट करके बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लाइटली मत लीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए आगे क्या है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करने से पहले आपको इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। कौन सी इनकम इंडिया के अंदर क्या रहेगा, यह है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटस की बात हो रही है। कौन कौन सा स्टेटस है, एक स्टेटस है ROR, एक है NOR, एक है आपका NR। NR का मतलब नॉन रेजिडेंट, ROR का मतलब रेजिडेंट। ठीक है ना, सॉरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ध्यान रखिएगा, इनकम एक्योर और अराइज इन इंडिया, अगर आप लोग ये वाला केस लेके चलते हैं तो देखिए चाहे आपका स्टेटस क्या हो, ROR हो, तो भी आपको इसको कैलकुलेट करना है, टैक्स देना है। तीनों ही केसेस में इसके ऊपर टैक्स देना होता है। जैसे पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है, ठीक है ना, तो अगर आपका कोई भी स्टेटस हो आपको इसको कैलकुलेट ही नहीं करना। ठीक है, नो आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एग्रीकल्चरल इनकम है तो इस पे भी आपको क्या नहीं देना होता, टैक्स नहीं देना होता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आप गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, आप सभी ने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे डिटेल में बताया था ये एग्जम्प्ट रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर आप लोग नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं और उसकी अमाउंट कितनी है 50,000, तो ये एग्जम्प्टेड रहता है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस कुछ भी हो आपकी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए एम्प्लॉयर इन द इंडिया, इंडिया अगर एम्प्लॉयर 5,000 तक टैक्स लेता है तो इसके ऊपर आपको क्या करना, मोर देन अगर 5 है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इनकम को कैलकुलेट करके इस पे टैक्स देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग इनकम रेमिटेड इन इंडिया है तो अगर आपका स्टेटस ROR है तो इनकम को कैलकुलेट कीजिए, टैक्स दीजिए। NOR है तो नहीं देना है, अगर आपका NR है तो भी नहीं देना है। बिजनेस इन इंडिया बट कंट्रोल आउटसाइड द इंडिया, अगर इंडिया के अंदर बिजनेस है चाहे कंट्रोल कहीं से भी हो रहा हो तो तीनों केसेस में आपको इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। यानी कि ये वाली टेबल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहा पे आप लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, तो इसको आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल सोल्व हो पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। समझ में आया? अब चलते हैं थोड़ा आगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको दी गई है, इसको थोड़ा रीड कीजिए ध्यान से और जो जो बातें मैंने अभी अभी आपको बताई है ना उन्हीं के बिहा पे कैलकुलेशन करना। देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स ए फॉरेन नेशनल बट बीइंग ए पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। देखिए ये आपका फॉरेन नेशन का है लेकिन ये इंडियन ओरिजिन का है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदुस्तान में पहली दफा 16/10/2024 को आया और कितने दिन रुका, 190 दिन रुका। ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द फॉलोइंग इनकम अर्न ड्यूरिंग द, ठीक है, ये असेसमेंट ईयर 25-26 दे रखा है, यानी कि 24-25 की इनकम की बात हो रही है। इसको क्या मिला है, इसको मिला है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, रिसीव्ड आउटसाइड द इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसको इंडियन गवर्नमेंट से क्या मिला है, एक तरीके से इंटरेस्ट मिला है। अब कहीं से भी रिसीव हुआ हो, इंडिया के अंदर इनकम है तो टैक्सेबल होगा ही होगा, उसका स्टेटस कुछ भी रहा हो, ठीक है ना। अब रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी आउटसाइड द इंडिया पेड फॉर नो नाउ। देखिए नो नाउ का मतलब है इसका, ये भी आपका टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम ये जो है ना इसको हमें एक तरीके से एग्जम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इसका टोटल डेज कितना बन रहा है, कब आया है ये 16/10/2024 को आया। देखिए कब आया है ये आपका यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 16/10/2024 को आया है। इसके अलावा आपको ध्यान क्या देना, आपको ध्यान देना है 190 दिन के लिए विजिट किया है, तो टोटल अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ। देखिए आप अक्टूबर की बात कर लीजिए, नवंबर की बात कर लीजिए, दिसंबर की, जनवरी की, फेब की और मार्च की, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स 167 डेज बनता है। बेसिक कंडीशन 1 182 दिन पे होती है। बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, बेसिक कंडीशन 2 कहती है 60 दिन प्रीवियस ईयर के दरमियान और उससे पहले भी उसका कुछ डेटा होता है, क्योंकि ये पहली टाइम हिंदुस्तान में आया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो स्टेटस इसका कैसा हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है आउटसाइड द इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो इनकम रिसीव हुई है इंडियन गवर्नमेंट से यानी कि इंडिया के अंदर इनकोड हुई है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। नो हाउ वाले केस में भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप लोग बात करेंगे एग्जाम्प्ट, ये जो बाहर एग्रीकल्चर है ना इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, यानी कि 2.5 लाख प्लस में 1 लाख, ये 3 लाख छोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा इसका टैक्सेबल इनकम 3,50,000, ठीक है। अब बहुत डिटेल में मैं आप सभी को नहीं समझा सकता क्योंकि समय की भी मजबूरी है और प्लस में सारी चीजें अब मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर सकता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने में मैंने 17 क्लास, एक एक चैप्टर को समझाने में 17 क्लास लग गई, एक 1.5 घंटे की क्लास है, तो वहां पे आप लोग समझ सकते हैं लेवल ऑफ डेप्थ लेके चलना पड़ता
पड़ता है। लेकिन अभी आप लोग एक आइडिया लेके चल सकते हैं ताकि इन तमाम तरीके की न्यूमेरिकल को रट भी जाए तो आपके दिमाग में रह जाए, डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ ए मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैलकुलेट करना है। ये देखिए पहले इसका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, फिर क्या है, रेजिडेंट है। तो मैंने दोनों के लिए बनानी है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और रेजिडेंट के लिए, ठीक है, दोनों के लिए है। अब देखिए पहली इनकम क्या है, पहली इनकम है पेंशन फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, इंडिया में अगर इनकम हुआ है यानी कि इनकम अक्योर्ड एंड अराइज इन इंडिया, तीनों के अंदर क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो तीनों के अंदर हम लोग इसके ऊपर इसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगली इनकम देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगली इनकम क्या कहती है, ये है आपका रेमुनेशन फॉर द कंसल्टेंसी सर्विस इन कनाडा बट हाफ ऑफ दैट रिसीव्ड इन मुंबई। मुंबई के अंदर अगर वो रिसीव हुई है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों के केस में ये जो 1 लाख रुपया है ना, इसका सॉरी 2 लाख रुपया, ये दोनों के ही केस में क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, चाहे आपका कोई भी स्टेटस रहा हो। पीछे वो कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब जो भी लॉस हुआ है बांग्लादेश कंट्रोल इन इंडिया, यानी कि जो आपका लॉस हुआ है बांग्लादेश के अंदर, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा था, याद रखिए नॉन रेजिडेंट्स के केस में ये घटेगा नहीं, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी रेजिडेंट के केस में घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7500 हमें माइनस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाई जेड ए नॉन रेजिडेंट द पेमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस कैरिड ऑन द इंडिया, कितने की है, 3 लाख की है। तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 75,000 घटेगा तो टैक्सेबल इनकम 425 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, बस इतना ही है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको आपको मेरे को कमेंट करके बता, चलो इसका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तो आपको एक माय डियर फ्रेंड्स क्लैरिटी मिलेगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो केवल यही न्यूमेरिकल आपको करने हैं, अगर आप लोग इनको कर लेते हैं तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जहां तक मेरी इवैल्यूएशन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूं कि डेफिनेटली बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप इस चैप्टर से आने वाली न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। बेसिक कंडीशन याद कर लीजिए, एडिशनल कंडीशन याद कर लीजिए, एग्जम्पशन केस याद कर लीजिए, अलॉन्ग विद जो मैंने आपको एक व्हाइट चार्ट दिखाया था ना, इसको याद कर लीजिए, ये वाला जो यहाँ पे आपको देखा था ना, ये वाला, ठीक है। इसके बिहा पे आपको एक पक्का न्यूमेरिकल मिलेगा 12 नंबर का, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, इससे बाहर माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, बाकी चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें मूव ऑन होती है। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज अ सैलरी। चलिए आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या डाउनलोड भी कर लीजिएगा पीडीएफ, जो नहीं कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। सेम सा तरीका है, कंडीशंस भी सेम सी है, बस इसको एक बार थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा नजर मार के चले जाइएगा। बाकी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लोगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स केवल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल इनकम, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, आप सभी जानते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल मतलब खेती के लिए जो जमीन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हो। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड, जो जमीन है जिसके ऊपर खेती करते हो आप लोग, एक तो शर्त यह है कि ये हिंदुस्तान के अंदर हो यानी कि इंडिया के अंदर हो, दूसरी शर्त यह है कि ये आपका अर्बन एरिया के अंदर ना हो, रूरल एरिया के अंदर हो। अगर अर्बन एरिया के अंदर है तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। इनकी गांव की जमीन की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बताना है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्जैक्टली उसके बारे में, व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम एंड कैसे इसको ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एग्रीकल्चरल इनकम रेफर टू द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि एक ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चरल लैंड से ड्राइव की जाती है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन फर्स्ट का ए कहता है, अगर कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आप लोग क्या क्या इंक्लूड करके चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है किससे, किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड से, तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगी, वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। माने बहुत समझदारी से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करके चलना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमने रेंट की बात की है या रेवेन्यू की बात की है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अगर आपको किराए की टर्म में कोई पैसा मिलता है, लीज अमाउंट की टर्म में कोई पैसा मिलता है, या लैंड रेवेन्यू की टर्म में कोई पैसा मिलता
मिलता है जो किसके लिए यूज हो रहा हो, लेकिन जमीन किसके लिए यूज हो, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो। यानी कि आपने जमीन को लीज पे दिया, आपने जमीन को रेंट पे चढ़ाया, या फिर आपकी जमीन ने कोई रेवेन्यू दिया, लेकिन वो जो पर्पज है ना, वो पर्पज एग्रीकल्चरल रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी इनकम क्या कहलाती है, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग कहेंगे लैंडलॉर्ड ने अर्न किया है 80,000 रुपया पर ईयर एज पर द रेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड से उसने 80,000 रुपए का रेंट लिया है और एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर उसका पर्पज एग्रीकल्चरल है तो आपका एग्रीकल्चरल लैंड होगा। सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम किसी भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आई हुई है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का मतलब जब भी हम लोग खेती करते हैं, खेती करते टाइम कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप लोग टीलिंग की बात कीजिए, शोविंग की बात कीजिए, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस की बात कीजिए, बेसिक ऑपरेशंस ऑन द लैंड है। ठीक है ना, ये कुछ जमीन के ऊपर आप बिजाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसको निकलवाते भी, हार्वेस्ट भी करते हैं। ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी बेसिक ऑपरेशंस के अंदर आती है। और यहां से अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी के अंदर आएगी। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड इज आल्सो है एग्रीकल्चरल इनकम। इसको भी क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है। आगे देखिए, फार्म बिल्डिंग के ऊपर अगर आपने कोई फार्म बिल्डिंग यानी कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई जमीन, कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, उस केस में भी हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है, बिल्डिंग इज ओन और नियर द एग्रीकल्चरल लैंड। आपकी बिल्डिंग कहां पे होनी चाहिए, या तो आपके एग्रीकल्चर लैंड के पास हो या उसी जमीन के ऊपर हो। यहाँ पे यूज क्या करना, देखो, स्टोर के लिए, फार्म हाउस के लिए या रेजिडेंस ऑफ फार्मर के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। किसान अपने रहने के लिए कर सकता है रेजिडेंस के लिए, या फार्म हाउस की तरह यूज कर सकता है, या स्टोर की तरह यूज कर सकता है। लेकिन इसके साथ तीसरी कंडीशन ये है, लैंड इज एसेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और ए लोकल रेट। क्लियर है, ये आपका लोकल रेट के ऊपर क्या रहेगा, ये रहेगा। क्लियर है, डेट्स आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, अगर आप लोग सेलिंग करते हैं प्रोसेस्ड आइटम बियॉन्ड द ऑर्डिनरी प्रोसेस, जो आपका ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है उसके बियॉन्ड जाकर के, यानी कि खेती जिसको आप लोग नॉर्मल ऑपरेशंस कहते हैं, उनके बियॉन्ड जाकर के कोई आइटम बेचते हैं, जैसे आप कैनिंग करते हैं, बोटलिंग करते हैं, पैकेजिंग, मेकिंग चॉकलेट्स एटसेट्रा, ये सब चीजें किस में नहीं आएंगी, एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएंगी। अगर आपकी इनकम फ्रॉम द अर्बन लैंड है तो ये भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रहेगा। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशर एंड द फ्लोटिंग, दीज आर द बिजनेस इनकम। ये क्या होंगी माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस इनकम होगी। इनको भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं रखा जाता है। बहुत बेसिक चीजें माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आपको याद रखना। ठीक है, अब अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो न्यू रेजिम के अंदर अगर आप लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो न्यू रेजिम कहां पे है, आई थिंक यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू रेजिम। देखिए, ये रहा आपका न्यू रेजिम। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं, 115 BAC की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या, एग्रीकल्चरल इनकम रिमेन फुल्ली एग्जम्प्टेड। क्या होती है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। पार्शियल इंटीग्रेशन एक मेथड होता है, तरीका होता है, नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस रेजिम। यानी कि आप जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हम केवल और केवल ओल्ड रेजिम के अंदर करते हैं, न्यू रेजिम के अंदर डायरेक्टली फुल्ली एग्जम्प्टेड आपकी इनकम रहती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड अंडर द सेक्शन 10(1). ठीक है, आपके याद रखना सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर ये exempted रहती है। However, in some cases, it is indirectly included for the tax computation under the method of the partial integration। अब मैं पढ़ाऊंगा partial integration क्या होता है, लिख के आ जाइएगा। partial integration obliged when the non agricultural income greater than 2.5 लाख रुपए होगी। non agricultural income कितनी है, 2.5 लाख है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो आप लोग क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग पार्शियल इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, क्या मेथड लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन। थोड़ा सा आपको ये भी लिख के आना है कि ये पार्शियल इंटीग्रेशन में 3 स्टेप होती है, डिटेल में पढ़ाई हुई है, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ लिखना है, प्रैक्टिकल नहीं करना। ठीक है, और कौन कौन सी एग्रीकल्चरल, अगर आपके पास इंडिया से बाहर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसकी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन था
जो आपका एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, अक्सर ध्यान रखिएगा, सवाल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द इनकम विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर द सेक्शन 10 फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, सेक्शन 10 की स्पेसिफिक बात कर रहा है, सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इनकम है जो क्या है, एग्जम्प्टेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सबसे पहली इनकम तो अभी अभी हमने पढ़ी, एग्रीकल्चरल इनकम माय डियर फ्रेंड्स आपकी क्या है, एग्जम्प्टेड है। ठीक है ना, दूसरी याद रखिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कुछ शेयर मिलता है या फिर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो इनकम होगी वो भी एग्जम्प्टेड होगी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। एचआरए की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डिटेल में पढ़ाया था सैलरी वाले चैप्टर के अंदर, ये सब्जेक्ट अगर आप लोग यहाँ पे 2A रूल लगाते हैं और 2A रूल के बिहाफ पे वो आपका डिसाइड होता है कि कितनी एग्जम्प्टेड होगी। एलटीसी की बात करते हैं, आप लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कह सकते हैं, विद इन द इंडिया, ये सब्जेक्टिव है, वैसे इसके ऊपर कंडीशन लगती है, ये भी आपकी क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है। ग्रेजुएटी की बात कर लीजिए, कमिटेड पेंशन की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमने पढ़े थे, ये कुछ लिखने हैं, डायरेक्ट आप ये लिखिएगा, एक एक लाइन आप लोग ऐसे लिख के आ जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर केवल 2 ही सवाल पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, एक सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इनकम है जो एग्जम्प्टेड है, जिनके बारे में एग्रीकल्चरल इनकम लिख दीजिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म लिख दीजिएगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस लिख दीजिएगा, लीव ट्रेवल कंसेशन लिख दीजिएगा, ग्रेजुएटी लिख दीजिएगा और कम्यूटेड पेंशन की बात कर लीजिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा सैलरी, जहां से 99% प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी चांसेस इस बात के हैं कि यहां से आपको एक 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिले, अलोंग विद आपको एक 12 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं एक बार आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं, आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं सैलरी चैप्टर के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ पे हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। 4 क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये वाला अपने आप में खूब बड़ा क्वेश्चन है, ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसका नोट्स के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। सबसे पहले तो आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेजुएटी से रिलेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पेंशन से रिलेटेड। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा एचआरए से भी संबंधित क्वेश्चन आता है, एचआरए को आपको एक्सप्लेन करना है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है ना, एक होता है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, आरएफए के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले। देखिए पहला सवाल क्या है आपका माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सवाल ये है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग टू द ग्रेजुएटी अंडर द सेक्शन 1010। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, किससे रिलेटेड पूछा गया है, ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी जानते हैं ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी इंप्लॉय एक लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो एडिशनल उसको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, एडिशनल एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है जो उसकी सर्विस को ध्यान में रख के उसको प्रोवाइड की जाती है, टोटल सम अमाउंट होता है, उसको आप लोग ग्रेजुएटी बोलते हैं, जो अमूमन रिटायरमेंट के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ग्रेजुएटी अपने आप में एक ऐसा लमसम अमाउंट है जो पेड किया जाता है इंप्लॉयर के द्वारा, किसको, इंप्लॉय को, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लॉन्ग एंड द कंटिन्यूअस सर्विस। मैंने बताया ना, लंबी और कंटिन्यूअस सर्विस के रिकॉग्नाइजेशन के बिहाफ पे कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को क्या करता है, एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करता है, जिसको माय डियर फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है, ग्रेजुएटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 provides exemption for the gratuity received by the employee। यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर ग्रेजुएटी के बिहाफ पे आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 3 केसेस आपके पास आ जाएंगे ग्रेजुएटी के। सबसे पहले अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अलग केस आपको देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयज है लेकिन वो आपका जो उसको ग्रेजुएटी मिला है, वो ग्रेजुएटी मिला है, कवर्ड हुआ है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972, यानी कि आपका फॉलो किया गया है ग्रेजुएटी
ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है। पहला केस क्या है, फॉलो किया है, एक में फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो एक तो आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसको ग्रेजुएटी तो मिला लेकिन उसने जो आपका ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है उसको फॉलो किया। एक क्या है जिसने फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जम्पशन माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में याद रखना कौन कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज आ जाते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो पूरी की पूरी एंटायर अमाउंट है ना ग्रेजुएटी की, वो क्या होती है, फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कोई एक तरीके से टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, तो फुल्ली अमाउंट एग्जम्प्टेड रहती है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं ऐसे एम्प्लॉय की, ठीक है ना, जिसको ग्रेजुएटी मिला है और जिसने क्या किया है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसको ग्रेजुएटी तो मिला है और जिसने आपके ग्रेजुएटी एक्ट 1972 को फॉलो भी किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जम्पशन अमाउंट निकालने के लिए मिनिमम ऑफ द 3 फॉलोइंग को पकड़ के चलना है। पहला अमाउंट क्या है आपका 20 लाख, ये मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव्ड। सेकंड केस ये रहेगा 15 डे वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहला केस आपको लेके चलना, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, ग्रेजुएटी एक्चुअल रिसीव्ड, और फिर आपको क्या करना, 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, ये निकालना है। तीनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको मिनिमम पकड़ लेना, जो मिनिमम अमाउंट जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 15/26 मल्टीप्लाई में लास्ट ड्रॉन सैलरी और मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ द सर्विस, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। अलॉन्ग विद याद रखिएगा सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस में डी है, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सैलरी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है और आपने ग्रेजुएटी एक्ट 1972 को फॉलो किया है तो ये नियम लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट एम्प्लॉय है लेकिन आपने ग्रेजुएटी एक्ट 1972 को फॉलो नहीं किया है तो हमारे पास कुछ नियम दूसरे हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलता है, आपको वही मिनिमम लेके चलना है। मैक्सिमम लिमिट तो 2 लाख है, 20 लाख ही रहेगी, ठीक है ना। और आपने जो एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव किया है ये भी आपको लेके चलना है। लेकिन एक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ की लेके चलनी है, लास्ट 10 मंथ का आधा, यानी कि 10.5 मंथ की आपको सैलरी लेके चलनी है। मल्टीप्लाई में उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ द सर्विस से मल्टीप्लाई कर देना है। सैलरी के अंदर क्या क्या लेके चलेंगे, बेसिक सैलरी लेके चलेंगे, डियरेंस अलाउंस लेके चलेंगे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द सेल उसको लेके चलेंगे, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ सर्विस की अगर आप लोग बात करते हैं तो कंप्लीट ईयर आप लोग लेके चलेंगे, पूरा पूरा साल लेके चलेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन है 6 महीने 7 महीने तो उनको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रूल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि न्यूमेरिकल क्या है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, सब पढ़ा चुका हूं, उतना गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग सिर्फ इस मोटिव से यहाँ पे आए हैं कि आपको मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊं, वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊं वन शॉट के अंदर, जो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो आपके पेपर के अंदर रिपीट होंगे। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर करके आइएगा, ठीक है। एक और केस माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रेजुएटी रिसीव्ड फ्रॉम द मल्टीपल एम्प्लॉयर। यानी कि क्या होता है, कई बार क्या होते हैं ना लोग, जैसे 5 साल मैंने सर्विस किया और मैं यहां से छोड़ करके किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास चला गया, तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रेजुएटी वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, टू ओवरऑल लिमिट ऑफ द 20 लाख, ओवरऑल लिमिट कितनी है, 20 लाख अप्लाइड फॉर द ग्रेजुएटी received from the one or a more employer। याद रखिएगा कितने भी एम्प्लॉय हो, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही है। इफ एनी एम्प्लॉय चेंज द जॉब एंड रिसीव द ग्रेजुएटी मल्टीपल टाइम्स, द एग्जम्प्टेड क्लेम अर्लियर इज डिडक्टेड फ्रॉम द 20 लाख ओवरऑल लिमिट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका अर्लियर अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा 20 लाख ओवरऑल लिमिट से। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एक है आपका कई बार ग्रेजुएटी बाय द लीगल हियर, माने जो ओरिजिनल एम्प्लॉय था वो तो है ही नहीं, ये आपका लीगल हियरिंग की, यानी कि उसकी डेथ की वजह से आपको ग्रेजुएटी मिला है। और अगर आपको डेथ की वजह से ग्रेजुएटी मिलता है तो वो एग्जम्प्टेड रहता है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ये जो फुल्ली अमाउंट क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा, ठीक है। छोटा सा कंसीडरेशन है, याद में रखें, दिमाग में रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन था जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको बताना। देखिए पीएफ फंड अपने आप में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो आपको क्या प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, अभी आपको इतना ही लिख के आना है। प्रोविडेंट फंड इज एन सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
at the retirement. Under the Income Tax Act, its tax treatment varies based on the type of the PF, यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड किस टाइप का है उसके बिहा पे इसका ट्रीटमेंट होता है। 4 तरीके के आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका स्ट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकंड है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और चौथा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको पीपीएफ के नाम से, इसको यूआरपीएफ के नाम से, इसको आरपीएफ के नाम से और इसको एसपीएफ के नाम से माय डियर फ्रेंड जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट प्रोविडेंट फंड की। सबसे पहले आप लोग किसको लेके चलते हैं, ए वाले केस को ले लीजिए, यानी कि अगर आप लिखेंगे पेपर के अंदर स्टेटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज एंड द लोकल अथॉरिटी, यानी कि एसपीएफ किन किन के ऊपर लागू होता है, गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रेलवेज के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर और लोकल अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंप्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये आप समझिए। पहले इंप्लॉयज के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C अप टू द 1.5 लाख, ठीक है ना, कितने तक की यहाँ पे डिडक्शन हो सकता है, 1.5 लाख तक का डिडक्शन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C आपको मिलता है, ठीक है। इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है इस केस में, एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है आपका, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। लमसम विड्रॉवल की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविडेंट फंड है। कंपनीज हैव प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड बाय द सीआईटी। सीआईटी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सीआईटी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना। अगर सीआईटी किसी भी प्रोविडेंट फंड को अप्रूवल देती है किसी भी कंपनी के, तो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है। याद रखिएगा इंप्लॉयज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 80C के लिए क्लेम कर सकता है। इंप्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे टैक्सेबल कब होगा, वो 12% तक टैक्स नहीं लगेगा, 12% से ज्यादा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट क्रेडिट की बात करते हैं फिलहाल के हिसाब से केवल और केवल 9.5% तक एग्जम्प्ट रहेगा। 9.5 से ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 9.5 से ऊपर अगर आप लोग जितना भी जाएंगे आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लमसम विड्रॉवल की अगर आप लोग बात करते हैं, देखिए लमसम विड्रॉवल के अंदर क्या करना, आपको 2 केसेस मिलेंगे। पहला क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ द 5 ईयर, प्लस में आपने क्या किया, सर्विस टर्मिनेटेड ड्यू टू द इलनेस बिजनेस क्लोजर, यानी ये तो बिजनेस क्लोज हो गया है या आपकी बीमारी की वजह से आपने क्या किया है, आपने टर्मिनेशन लिया है बीमारी की वजह से। बैलेंस ट्रांसफर टू द न्यू एम्प्लॉयर्स पीएफ, ठीक है ना। ये बैलेंस किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, न्यू इंप्लॉयर पीएफ के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इफ अबव कंडीशन नोट मीट, अगर ऊपर की कंडीशन मिलती नहीं है तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस में इंटरेस्ट बिकम द टैक्सेबल एज ए सैलरी। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, इंप्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नोट टैक्सेबल एंड इंटरेस्ट ऑन द इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है। सारी बातें वही है, बार बार एक ही बात है, सारी बातें वही है जो हमने पढ़ ली है, बस एक बार गो थ्रो करना है, अंडरस्टैंड कीजिए और डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आइए, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनको आप एक बार रीड करेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन होता है जो आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था, ड्यू बेसिस होता है, एक आपका रिसिप्ट बेसिस होता है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर माय डियर फ्रेंड सवाल आता ही आता है कि जब भी आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो एक सवाल ड्यू बेसिस के ऊपर आता है, एक सवाल आपका रिसिप्ट बेसिस के ऊपर आता है, तो दोनों के बारे में आपको मालूमात हासिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं ड्यू बेसिस की, देखिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू, यानी कि आप ड्यू के बेसिस पे या फिर रिसिप्ट बेसिस पे सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दिस रूल इज गिवन अंडर द सेक्शन 15, ये भी आपको ख्याल में रखना है, ये रूल सेक्शन 15 के अंदर गिवन है। दिस मींस सैलरी बिकम टैक्सेबल, सैलरी क्या हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टैक्सेबल हो जाती है व्हेन इट बिकम ड्यू, जब ये क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है, इवन इफ नॉट रिसीव्ड, चाहे वो आपको रिसीव नहीं हुई हो, व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड इवन इफ इट इज नॉट ड्यू, ये क्या नहीं हो, ड्यू नहीं हो, ठीक है ना। विच एवर ऑफ टू हैपन फर्स्ट टैक्सेबल इन दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा।
अगर आप लोग बात करते हैं ड्यू बेसिस की, तो ड्यू बेसिस में क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज ड्यू व्हेन द एम्प्लॉय अर्न द राइट टू रिसीव इट, ठीक है ना। यहाँ पे सैलरी क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है जब एम्प्लॉय क्या करता है, अर्न करता है राइट टू रिसीव इट, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग ये याद कर सकते हैं, लिख के आ सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। सिमिलर केस में अगर आप लोग देखेंगे, ये आपका रिसिप्ट बेस रहने वाला है, क्लियर है। इसको भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ख्याल रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा मोटिव यहाँ पे यही है कि मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊं जिनमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली है, जिनको आप लोग बाकी रीड करके कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने बिहाफ पे कीजिएगा। अब ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि वन शॉट के अंदर मैं आपको सारी थ्योरी बहुत डिटेल में जाकर के सब कुछ पढ़ाऊंगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि देखिए मैंने पूरा इनकम टैक्स आपको पढ़ाया, कितना डिटेल में जाकर के पढ़ाया, एक एक टॉपिक को पढ़ाने में 40 से 45 मिनट लगता है, तो मेरे हिसाब से ये 50-60 घंटे का लेक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि केवल नोट्स कैसे लिख के आने, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर क्या रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का क्या निकालना है, टैक्स ट्रीटमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउस रेंट अलाउंस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ध्यान रखिएगा, हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के लिए टू मेट द रेंटल एक्सपेंस, इट्स टैक्स ट्रीटमेंट इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। ये आपको ध्यान रखना है, रीड विद द नोन एज रूल 2A, ठीक है ना। यानी आपको ये ध्यान रखना है, रेंटल एक्सपेंस को पे करने के लिए आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हाउस रेंट अलाउंस को पे करता है, ठीक है। कुछ बेसिक रूल है जिनके बिहाफ पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, और आपको ध्यान रखना है एग्जम्प्टेड क्या रहेगा। देखिए एचआरए इज पार्टियली और द पार्टियली एग्जम्प्टेड रहेगा, यानी कि फुल्ली एग्जम्प्टेड हो सकता है और पार्टियली भी एग्जम्प्टेड हो सकता है। टैक्सेबल एचआरए कैसे निकालते हैं, जो आपको एक्चुअल एचआरए मिला है उसके अंदर एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने हैं, और यही यहाँ पे स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, यही हम लोग सीखेंगे एग्जम्प्टेड एचआरए कैसे निकालते हैं। वैसे क्लास में कर चुके हैं, एग्जम्प्टेड इज अवेलेबल ओनली इफ एम्प्लॉय एक्चुअल पेज द रेंट। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, अगर उसने रेंट पे किया है ना तभी एग्जम्पशन अलाउ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो खुद के घर में रहेगा ना ओन हाउस, तो उस केस में ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं एग्जम्प्टेड जो अमाउंट है, टैक्सेबल जो अमाउंट है एचआरए की, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको कम से लिस्ट पकड़ना है, किन के अंदर, इन तीनों के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कितना आपको एचआरए मिला है, जितना रेंट आपने पे किया माइनस में 10% ऑफ सैलरी निकाल लीजिए। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस में डियरेंस अलाउंस, दोनों को ऐड करके बेसिक पे के अंदर से क्या, बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस को अगर प्लस कर देते तो क्या बन जाता है, सैलरी बन जाता है। उसका 10% रेंट पेड में से निकाल लेना है, एक अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो भी आपका एचआरए आपको मिला है। तीसरा क्या करना है, आपको सैलरी का 50% निकालना है, ठीक है ना। 50% मतलब या तो आप लोग 50% निकालेंगे या तो 40%। 50% तब निकालेंगे अगर आप लोग मेट्रो सिटी में, माने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, चारों केसेस में आपको 50% लेना है। अगर आप लोग कोई और सिटी में है तो आप लोग वहां पे 40% लेंगे। तो यहाँ पे 3 केस आ गए हैं। एक तो आपको एचआरए रिसीव्ड वाला केस आ गया है, ठीक है ना। एक आपने क्या किया है, आपने जो रेंट पे किया है, ठीक है ना, माइनस में उसके अंदर से आपने 10% निकाल लिया है। तो पहला डेटा ये हो गया, दूसरा डेटा ये हो गया, तीसरा डेटा क्या कहता है, या तो 50% मेट्रो सिटी वाला या तो 40%। इन तीनों के अंदर से जो लोअर होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, वो आपका एग्जम्प्ट होगा, क्लियर है, वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो जो एक्चुअल एचआरए मिला है उसके अंदर से हम इसको माइनस कर देंगे, जो नेट अमाउंट बचेगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, ये हमने पढ़ भी ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका हाउस प्रॉपर्टी से है, डीम्ड ओनरशिप का क्या मतलब होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए क्या कहता है, ये आपका सेक्शन 27 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सर्टेन पर्सन आर ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर। कुछ केसेस हैं जहां पे कुछ पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, डीम्ड ओनर किसी भी प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का कंसिडर करते हैं। ऑल्दो उनके पास एक्चुअल राइट, लीगल ओनरशिप राइट नहीं होता है, लेकिन ये जो डीम्ड ओनर है ना, ये केवल और केवल टैक्स प्रोस्पेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कुछ केसेस है, क्या क्या केसेस है ध्यान रखिएगा। सबसे पहला केस देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ डीम्ड ओनर के अंदर सबसे पहला केस ये है जो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है।
ट्रांसफर टू द माइनर चाइल्ड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं या स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हैं बिना कंसिडरेशन के, बिना उसकी एक्चुअल कीमत के, ठीक है ना, जो असल में उसका प्राइस है, ठीक है ना, एक्चुअल प्राइस के बिना अगर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। चाहे आप लोग स्पाउस को ट्रांसफर करो, चाहे आप लोग माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करो, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, या नहीं है, चाहे आप लोगों ने फ्री में दिया हो या बहुत कम पैसे में दिया हो, या यानी कि एक्चुअल कीमत का वहां पे लेन देन नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में आप लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में आप प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ट्रांसफरर ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर, ट्रांसफर को जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफररी एक ट्रांसफरर जो है उसको डीम्ड ओनर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगला केस थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगला केस है होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास 5 किला जमीन थी, ठीक है ना, अब हुआ क्या कि मेरे 2 लड़के थे, मैंने 2-2 किला जमीन उनको दे दी, 2-2 बीघा जमीन, 2-2 हेक्टेयर उनको दे दिया, व्हाटएवर कोई भी केस ले लीजिए, 1 बीघा जमीन, 1 किला जमीन, 1 हेक्टेयर जमीन मेरे पास बची। अब उन दोनों का झगड़ा ना हो तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया, ठीक है, और किसी एक पर्सन को हैंड ओवर कर दिया। तो अब असल में होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर जमीन है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे, जो इसका ओनर होगा इसको बोलेंगे इम्पार्टेबल एस्टेट। क्या बोलेंगे, इम्पार्टेबल एस्टेट। जो वहां पे पुजारी होगा, जैसे मंदिर के अंदर जो पुजारी होगा वो उसके टैक्स के लिए लायबल होगा, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द इम्पार्टेबल एस्टेट, द होल्डर ऑफ द एस्टेट इज ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर, उसको ही क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या लिखना है आपको, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आप सभी जानते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप लोग असली ओनर नहीं होते, केवल वहां पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, उस केस में भी आपको क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। यानी कि आप अगर करते हो शेयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर आपका, या मेंबरशिप इन द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो माय डियर फ्रेंड्स देन ही इज ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर, उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। इवन थ्रो बिल्डिंग लीगली बिलोंग टू द सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिल्डिंग चाहे कंपनी की हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हो, चाहे सोसाइटी को, हालांकि वो जो बंदा है जो एक्चुअल एसएससी है वही क्या माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा, ठीक है। अगला केस देखिए, अगला केस क्या कहता है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है और 12 साल से ज्यादा आपके पास वो प्रॉपर्टी है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी के लिए आप लोग डीम्ड ओनर माने जाओगे, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हो, कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है 12 साल या उससे ज्यादा, इंक्लूडिंग रिन्यूअल राइट, ये थोड़ा ध्यान रखना है, रिन्यूअल राइट के साथ, इज ट्रीटेड एज ए डीम्ड ओनर, उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर। अगला केस आपको याद रखना है, केस नंबर 5, जहां पे डीम्ड ओनर की कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे ये है आपका सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, बायर, इफ द बायर हैज पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है, पेड ए सब्सिडियल पार्टीशन ऑफ द कंसिडरेशन, उसने कुछ हिस्सा कंसिडरेशन का पे किया है, हैज द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, उसके पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, बट द सेल डीड, ठीक है ना, जो भी सेल डीड इज नॉट रजिस्टर, अभी तक सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई है, तो बायर को ही क्या माना जाएगा, उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, लिख के आइएगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो काफी बार रिपीट हुआ सवाल है, इसको माय डिफेंस अच्छे से कर लीजिए, पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो अब हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एनुअल वैल्यू से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही रहने वाला है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपको क्या बताना है, आपको एनुअल वैल्यू के ऊपर कमेंट करना है। डिस्कस द रूल दैट आर टू बी फॉलोड इन कंप्यूटिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी। देखिए, किराए पे जो प्रॉपर्टी चली जाती है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या क्या रूल रहने वाले हैं ये हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझे कि आपका एनुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है। एनुअल वैल्यू का मतलब जो हम एक ऐसी कीमत डिसाइड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की जो कहीं ना कहीं उसकी रेंटल वैल्यू के आसपास होती है, यानी कि रेंटल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एनुअल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रिजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फॉर द ईयर टू ईयर। समझ में आया, एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए, लेट आउट करना चाहिए। वो अमाउंट क्या कहलाती है माय
माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी एनुअल वैल्यू कहलाती है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इट इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और ये आपका बेसिक रहने वाला है जब भी आप लोग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए, फॉर ए लेट आउट प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल लेना है, जीएवी निकाल लेना है, उसके अंदर से माइनस क्या कर देना है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देना है जो एक्चुअली पेड बाय ओनर है। क्लियर है? यानी कि आपको क्या करना है, जीएवी निकालना है, यानी कि जीएवी निकालना है, माइनस में आप क्या करेंगे, आप लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द, आपका क्या हो जाएगा, जिसको आप लोग ओनर बोलते हो, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है, अगर आप सभी को याद हो तो अभी आपको खाली ये समझना है कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनुअल वैल्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हायर ऑफ, यानी कि आपको इन दोनों में से हायर वैल्यू चूज करनी है। एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए एंड एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल, समझ में आया, एक्चुअल रेंट, रिसीव और रिसीवेबल, इनके अंदर से आपको हायर वैल्यू उठाना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जो वैल्यू हायर है वो उठा लेंगे, बट नॉट मोर देन द स्टैंडर्ड रेंट। ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल, ठीक है, अगर क्या काम करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पे लागू होता है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ कुछ सर्वल स्टेप्स होती हैं जिनको आपको ख्याल में रखना है। ये सारी स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। हम क्या करेंगे, कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। क्या करना है, आपको एज इट इज लिख के आना है, एक्सपेक्टेड रेंट बराबर है हायर ऑफ, इन दोनों के अंदर आपको हायर वैल्यू निकाल लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेना है और फेयर रेंट, दोनों के अंदर हायर निकाल लेना है, बट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट अगर अप्लाई होता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, म्युनिसिपल वैल्यू फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी फिक्स करती है, गिवन होता है। फेयर रेंट यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेशन में है उनसे पता किया जाता है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेंट अलाउड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउ करता है उसको क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड रेंट बोलते हो। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट, इनके अंदर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग हायर वैल्यू को लेके चलेंगे। इसके बाद आपको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और ए रिसीवेबल, रेंट ऑफ ए फुल ईयर माइनस में अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपको कर देना है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। ठीक है ना, इन दोनों में से आपने हायर निकाला, बट फाइनल जीएवी कैन नॉट बी एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जीएवी फाइनल स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसी की भी अलाउंस होती है, ये भी थोड़ा आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको लिख देंगे तो और अच्छे से आपका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेम हो जाएगा। अब देखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड टू अराइव एट द नेट एनुअल वैल्यू, कैसे निकालते हैं, नेट एनुअल वैल्यू बराबर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपने निकाला माइनस क्या कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल पेड बाय द ओनर कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। और म्युनिसिपल टैक्स याद रखिएगा कौन लीव करेगा, लोकल अथॉरिटी लीव करेंगे, एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, और उसी साल के दरमियान वो पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कई बार आपका यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एनुअल वैल्यू क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़िएगा और एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से इसको लिख के आइएगा, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये पीजीबीपी से रहने वाला है, नोट कर लीजिए। एक ही सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको 6 ऐसे एक्सपेंस बताने हैं जिनको डिसअलाउ किया गया है इनकम टैक्स एक्ट ने, कि हम उसमें कहां पे नहीं रख सकते हैं, उनको पीजीबीपी के अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 6 आपको बताने हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस को आप लोग पीजीबीपी के अंदर नहीं रख सकते हो, इनकम टैक्स जो आपने पे किया है, वेल्थ टैक्स आपने पे किया है, टैक्स पेनल्टी अगर आपने पे की है तो ये भी आपका पीजीबीपी के अंदर नहीं रहेगा। एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हो। अगला तीसरा पॉइंट है पेनल्टीज फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ। मान लीजिए आपने कोई नियम तोड़ा है, उसकी पेनल्टी आपने पे की है, तो ये भी आपकी वहां पे कंक्लूड नहीं की जाएगी। चौथा देखिए, कैश पेमेंट अबव द 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा का कोई एक्सपेंडिचर के लिए आपने कैश पे किया, एक्सपेंडिचर के लिए कैश पे किया है, तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। पांचवा देखिए, एक्सेसिव यानी कि आप लोग ज्यादा की बात कर रहे हैं, एंड अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, अगर आपने रिलेटिव्स को कोई एक्सेसिव पेमेंट किया है तो उस केस में भी इसको डिसअलाउ किया गया है। एंड छठा पूछा है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी, जो भी आपकी अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी, बैड डेप्ट हो गया, जैसे किसकी बात कर रहे हैं, बैड डेप्ट हो गया,
प्रीवियस एक्सपेंसेस के दरमियान, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को क्या बोलते हो, अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है, इनको भी किसके अंदर कंक्लूड नहीं किया जाता है, पीजीबीपी के अंदर कंक्लूड नहीं किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, 6 नंबर के लिए 6 पॉइंट आपको लिखने, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो हमने क्लास के दरमियान पढ़े थे, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट आसान है, मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूंगी, थोड़े आसान पॉइंट है, हर एक बच्चे को याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन द estimate basis in the case of the taxpayer engaged in the business of playing लीजिंग ऑफ हायरिंग ट्रक, ठीक है ना। ये वाला सवाल कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, और एग्जामिनेशन के यहाँ पे आप लोग इसको एक बार रीड आउट करके चले जाइएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से करिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। एलिजिबल एसएससी, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, 44 ए की बात हो रही है। कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ गुड्स कैरीज क्या मीनिंग है, बेसिक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इनकम क्या रहने वाला है, लास्ट में पीरियड ऑफ यूज क्या रहने वाला है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख के आने हैं। अगर आप लोग ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, हाँ, एक ये भी है, डिडक्शन नॉट अलाउड सेपरेटली, ये वाली लाइन भी आप लोग लिखिएगा। डेप्रिसिएशन के बारे में भी थोड़ा लिख के आना है। ऑप्शन टू डिक्लेयर हायर इनकम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। व्हेन ऑडिट इज रिक्वायर्ड, कब ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार पूछ लेते हैं ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है, 44 ए के अकॉर्डिंग, तो ये अभी आपको लिख के आना, ठीक है। तो 5-6 स्लाइड का अकेला क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आप लोग केवल रीड करके ना और पेपर में माय डियर फ्रेंड्स आराम से लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 101% कंफर्म रहने वाला है, जिसको आप लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा है। कैपिटल एसेट क्या होता है ये आपको बताना, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होता है आप सभी मानते हैं, बेसिक लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं एनी एसेट that has a value and can be transferred is called capital asset unless specific excluded, ठीक है। एक ऐसा एसेट जिसकी अपनी वैल्यू है, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हो, कैपिटल एसेट बोलते हो। ये टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया। मूवेबल के अंदर ज्वेलरी, व्हीकल्स, पेंटिंग्स, मशीनरी हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट जैसी चीजें आ गई। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, या बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। राइट इन द प्रॉपर्टी जैसे टेंजेंसी राइट्स हो गया या लीज होल्ड राइट्स हो गया, तमाम चीजें किसके अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड की जाती है। इस बात को आपको ख्याल में रखना, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होता है, ये आपको छोटी सी डेफिनेशन लिख आनी है। कैपिटल एसेट एक्सक्लूड, नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट, ध्यान रखिएगा। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। जहां पे आप लोग वियरिंग अपीयर की बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स की बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, पेंटिंग्स कैपिटल एसेट है, स्कल्पचर आपका ये कैपिटल एसेट है, ड्राइंग और आपके आर्कोलॉजिकल कलेक्शन ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये कैपिटल एसेट है, ठीक है। इनके अलावा जो बच गया वो क्या होगा, वो आपका कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि आपके क्या है एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये भी आपकी किसकी कैटेगरी में नहीं आएगी, कैपिटल क्या बोलते हैं आप इसको, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है। गोल्ड, जो गोल्ड बॉन्ड्स है या स्पेशल बियर्स है, जैसे 7% गोल्ड बॉन्ड हो गया, नेशनल डिफेंस बॉन्ड हो गया या स्पेशल बियर बॉन्ड हो गया, ये भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते। काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जहां पे पूछा जाएगा कैपिटल एसेट होता क्या है, क्या क्या कैपिटल एसेट है, उसकी डेफिनेशन दीजिए, क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एक सवाल और भी बहुत बार रिपीट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच में डिफरेंस बताना है। कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, जब आप किसी भी एसेट्स को 36 मंथ से कम टाइम में बेच देते हो, ठीक है ना। 36 मंथ से अगर आप लोग कम टाइम में उसको बेच देते हो, अगर आप लोग देखेंगे सम एसेट्स 12 मंथ ऑफ लिस्टिंग शेयर एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड 24 मंथ फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, जो भी लिस्टेड शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए 12 महीने सब पढ़ा चुका हूं। 24 मंथ किसके लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। एसेट्स हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, 36 महीने से कम जिनको रखा जाता है ना,
वो क्या कहलाता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब उन एसेट्स को आप लोग बेचोगे तो वहां से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन कोई ऐसा एसेट है जो आपको 36 मंथ से ज्यादा आपने रखा हुआ है और अगर आप उसको सेल आउट करते हो, सोल्ड कर देते हो, तो उस केस में जो गेन होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कब आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेस व्हेन ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज सोल्ड। और यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को क्या करोगे? बेचोगे। लॉन्ग टर्म मतलब जिसको आप लोगों ने 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया हुआ है। ठीक है, 36 महीने से कम किया हुआ है तो वो क्या होगा? आपका शॉर्ट टर्म होगा। और अगर आप लोग लिस्टेड शेयर वगैरह, इक्विटी, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 12 महीने का टाइम है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपका 24 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स रेट की बात करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरली टैक्स एट द नॉर्मल स्लैब रेट। ये किस पे टैक्स होगा? नॉर्मल स्लैब रेट पे होगा। एक्सपेक्टेड ये रहता है 15% अंडर द सेक्शन 111A फॉर इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। छोटा सा एग्जांपल याद रखिएगा, अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जनरली टैक्स 20% विद द इंडेक्सेशन होता है। इसके अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्सपेक्टेड ये है कि 112A के अकॉर्डिंग 10% फॉर द लॉन्ग टर्म एंड एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर होता है, याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ द शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है दोनों के अगेंस्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये केवल और केवल लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही क्या होगा? सेट ऑफ होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिबेट की बात करते हैं तो अलाउ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रेट होता है, यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट होता है। ठीक है, अगर आप एग्जम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 54 EC और 54F अलाउड नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ये अलाउड होता है। ठीक है ना, और होल्डिंग पीरियड मैंने बता दिया, अगर आप लोग प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर द 20 मंथ ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लोग 30 मंथ के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, सारी क्लासें अगर आप लोग लगा के आए हो ना तो आप लोग पाओगे कि यार ये तो ये सारे सवाल है जो हमने बेसिक क्लास के अंदर किए थे, वे सारी बातें हैं जो हमने बेसिक क्लास के अंदर बहुत गहराई में जाकर के, डिटेल में जाकर के की थी। केवल एक बार रीड कीजिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना पूरा का पूरा आपके पेपर में फंसेगा, तो आप लोग इस चीज को आप लोग ख्याल में रखें ना, एक एक चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा। अच्छा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन 54, कई बार सवाल आता है कैपिटल गेन के अंदर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके अंदर एग्जम्पशन क्या क्या। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो सेक्शन 54 की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है तो उस केस में केवल 2 ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल अलाउड होता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी अलाउड नहीं होती है, किसी भी तरीके की फर्म अलाउ नहीं होती है। एलिजिबल एसेट्स क्या बेचते हो आप लोग बेचते हो द एसेट सोल्ड मस्ट बी लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने 24 महीने से ज्यादा से होल्ड किया हुआ है उसको अगर आप बेचते हो तो उस केस में सेक्शन 54 का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कंडीशन फॉर क्लेमिंग द एग्जम्पशन में क्या होता है, आपने जो बेच करके एक नया हाउस परचेज किया, 1 साल के अंदर आप लोग नया हाउस खरीदे या 2 साल के अंदर आप लोग नया हाउस बनवाएं। समझ में आया ना क्या बताया मैंने? परचेज का मतलब सॉरी, विद इन द 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर, यानी कि जिस डेट को आपने बेचा या तो उससे 1 साल पहले आपने कोई नया घर खरीद लिया हो या बेचने के 2 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। अगर आप उसको नया घर बनवाना चाहते हैं तो बेचने के 3 साल तक का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है, पहली कंडीशन है। अगर आप लोग 54 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ हाउस क्या है, एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। इंडिया के अंदर होना चाहिए एक आपका हाउस के लिए अलाउड किया जाता है। हाउएवर वेयर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और वंस इन ए लाइफ टाइम रहेगा, इस बात को भी आपको ख्याल में रखना है। कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड रहेगा, लोअर ऑफ आपको लेके चलना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस, ओल्ड हाउस, जो आपने पुराना घर बेचा है उसके ऊपर कितना कैपिटल गेन हुआ है और जितना आपने इन्वेस्ट किया है, इन दोनों के अंदर जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी रहता है। ये आप सभी को पता, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको कैपिटल गेन हो गया तो इसके अंदर आप लोग पैसा रख लीजिएगा। बाद में जो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है उस हिसाब से अगर आप लोग नया घर खरीदते हैं, बनवाते हैं, वो पैसा वहां पे लगाते हैं, तो जो बच जाएगा अमाउंट उसके ऊपर आपको केवल टैक्स देना होगा। तो ये वाली चीज आपको पता होगी। लोकेशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं इंडिया में ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लॉकिंग पीरियड क्या होता है आप सभी को पता है। आप नए हाउस को क्या करते हो, 3 साल तक बेच नहीं सकते हो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रेदर देन वो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें? तो बहुत बेसिक बातें। सवाल क्या आएगा कैपिटल गेन के अंदर, एग्जम्पशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 बहुत बार आया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको बताना है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। बहुत आसान है, 5 हेड है हमारे पास, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है एंड पीजीबीपी है। जो भी इनकम इन चारों के अंदर इंक्लूड नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एक ऐसी इनकम जो किस हेड में नहीं है, इन चारों हेड में नहीं है, ना सैलरी में, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना प्रॉफिट गेन में, ना कैपिटल गेन में, तो क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, किस हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, बेसिक सी बात है। आगे देखिए, आइटम ऑफ द इनकम स्पेसिफिकली टैक्स अंडर द सेक्शन 56(2), ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए 56(2) सेक्शन लिस्ट सर्टेन इनकम दैट मस्ट बी टैक्स अंडर द, ये आईएफओएस के अंदर ही लेके चलना है। जैसे अगर आपको डिविडेंड इनकम हुआ है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट किसके अंदर आएगा आपका, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। देखिए मनी अगर आपका एक्सीड करता है 50,000 से ज्यादा, या इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर, ज्वेलरी, आर्ट रिसिप्ट विदाउट फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, गिफ्ट आर फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। एक्सपेक्ट व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे कब ने रिलेटिव्स, मैरिजेस पे, या विल इनहेरिटेंस में फॉर, या फिर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इन केस में क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ ए गिफ्ट रिसीव्ड बाय द पर्सन, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन, अगर आपको कंपनसेशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला तो 50% टैक्सेबल होगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द सेलर बिकॉज द बायर फेल्ड टू द कंप्लाई द ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंपनी, ठीक है, एक बेसिक बात है, आप लोग पढ़ के आ चुके हो। यानी कि एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये भी किस में जाएगा, यहाँ पे जो अमाउंट है ना, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। चाहे इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हो, चाहे गिफ्ट वगैरह हो, ये सब कहाँ पे जाएंगे, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स की कैटेगरी में माय डियर फ्रेंड्स जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ ए प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी भी प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर को लेटिंग करते हो तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स जो इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। अच्छा, कंपोजिट लेटिंग के अंदर भी जो इनकम होता है वो भी यहाँ पे आता है। अच्छा, फैमिली पेंशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फैमिली पेंशन का डिडक्शन 1/3 ऑफ द पेंशन या 15,000 विच एवर इज लोअर, ये डिडक्ट हो जाएगा। बाकी कहाँ पे जाएगा ये इनकम, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज जाएगा। और सब लेटिंग इनकम भी कहाँ पे जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाता है। बहुत बेसिक चीजें हैं, याद कर लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सवाल वो हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको एज इट इज देखने वाले हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एक ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा, एक सवाल ये भी है कि एग्जैक्टली ग्रोसिंग अप ऑफ ए लॉटरी इनकम से रिलेटेड सवाल एंड ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी से सवाल जुड़ा हुआ, ठीक है ना। एक आपको कई बार कैजुअल इनकम के ऊपर भी सवाल आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन और माय डियर फ्रेंड्स एक बार पढ़ लीजिएगा, जब मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, पढ़ाया था, वहां पे डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है, अगर जैसे मैं हूं, मैं एसएससी हूं, मेरे साथ किसी और की इनकम को क्लब किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम मींस इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इन द इनकम ऑफ द एसएससी। एसएससी की इनकम के अंदर किसी और की पर्सन को ऐड करना, इनकम को क्या कहलाता है, आपका क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाता है। अगर आप लोग टैक्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सारा काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ने होते हैं, सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 64 पढ़ना होता है, ठीक है। इनकम ऑफ अदर इंक्लूड्स इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, ठीक है। नहीं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे आप पहला केस क्या ले सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर आपने बिना आपने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ इनकम किया है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल इनकम ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी।
आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर, फिर इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ को अच्छे से याद करके जिएगा, रट के जिएगा, ठीक है ना। सारी चीजें पढ़ाई हुई है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए चलते हैं आगे। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन इनकम ट्रांसफर कर दी है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके की इनकम जो क्लब होगी वो ट्रांसफररी के अकाउंट के अंदर एक तरीके से क्लब होगी। आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखिए, आपका क्या है, रिवोकेबल, यानी कि रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इफ एन एसएससी ट्रांसफर एन एसेट बट रिटेन द राइट टू रिवोक, उसके पास क्या है, राइट टू रिवोक का जो रिवोकेशन का राइट है, दैट ट्रांसफर ऑल इनकम फॉर सच एसेट इज क्लब्ड विद द एसएससी। ये इनकम किसके साथ क्लब होगी, एसएससी के साथ क्लब होगी। अगला केस देखिए, अगला केस क्या है जो आपको याद रखना है, अगला केस है इनकम ऑफ द स्पाउस। स्पाउस के अंदर देखिए क्या करना है असल में, अगर स्पाउस की अगर आप लोग बात करते हैं, स्पाउस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस सैलरी को मीट नहीं करती है और एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर उसका स्पाउस, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों है, ठीक है, हस्बैंड के पास 20% शेयर, 20% वोटिंग राइट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर, और उसकी कंपनी, उसकी जो वाइफ है वो वहां पे काम करती है, तो ये पर्टिकुलर केस क्लबिंग ऑफ इनकम कराएगा, ठीक है। और जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके साथ वो क्लब हो जाएगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, इफ spouse received salary, commission, fees, remuneration from the concerned where the SSC has in substitutional interest, यानी कि 20% या इससे ज्यादा वोटिंग राइट और वही जो आपका वोटिंग शेयर, ठीक है ना, सच इनकम इज क्लब्ड अनलेस द स्पाउस हैज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। स्पाउस के पास अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस केस में वो इनकम क्लब होगी, रादर देन वो क्लब नहीं होगी। अगला केस देखिएगा, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। वही आपका, अगर आपने इनकम स्पाउस को ट्रांसफर किया हो, चाहे आपने इनकम आपने एसेट ट्रांसफर किया हो सन की वाइफ को, ठीक है ना, हर एक केस में माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी इनकम ट्रांसफरर के केस में क्लब होगी। सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, माने हर केस में आपकी इनकम कहाँ पे होगी, ट्रांसफरर के केस में क्या होगी, क्लब होगी। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। अब कई बार क्या होता है, माइनर चाइल्ड का केस बहुत बार आ जाता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उससे जो इनकम होगी ना वो आपके पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब होगी। जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम के साथ वो क्लब हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ केसेस है, एक्सेप्शन किस केस में है, अगर उसने मैनुअल वर्क करके कोई पैसा कमाया है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि वो आपका एग्जम्प्टेड रहेगा, वो आपकी क्लब नहीं होगी। अगर उसने अपने टैलेंट के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे वो पैसा कमाया है, या कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये एग्जम्प्टेड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जम्पशन पेरेंट्स को भी मिलता है, 1500 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और केस है, इनकम ऑफ द माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है ना, इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर के अंदर आप लोग याद रखिएगा, पेरेंट्स के साथ जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसी के साथ ये इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में अगर कोई कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है, ट्रांसफरर के साथ ये माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। सारी बातें बेहद आसान है, पढ़ी हुई है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। एक बार आप इनको पढ़ भी लेंगे ना, मोटे मोटे पॉइंट है, एक बार रीड भी कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाले। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, दी बेस्ट है, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ द स्पाउस, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन फॉर क्लबिंग ऑफ स्पाउस रेमुनरेशन, ये मैं बता चुका हूं आपको क्या क्या कंडीशन रहती है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्टली देखिए, अगर जो आपका स्पाउस रिसीव्ड रेमुनरेशन, स्पाउस को क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, किससे जुड़ा हुआ रेमुनरेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, फीस हो गया, बोनस हो गया, या किसी और तरीके की इनकम होगी, ठीक है। इंडिविजुअल जो भी उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर उसके पास 20% शेयर प्रॉफिट या फिर 20% वोटिंग राइट है, और उसकी बीवी जो स्पाउस है, बेबी हस्बैंड व्हाट एवर यू कैन से, उसके पास अगर वोटिंग राइट है और जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं करती है, तो उस केस में ये क्या होगा, आपका क्लब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना, वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, किसके साथ क्लब होगा, कब टैक्स होगा, ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपका रहने वाला है, क्लियर। अब ये वाला सवाल भी माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कंक्लूड करते
करते, इतना लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के लिहाज से आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। आपको सेट ऑफ करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के केस में। देखिए सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। कैपिटल गेन के हेड में ही ये सेट ऑफ होगा, बाकी किसी के साथ एक तरीके से ये आपका सेट ऑफ नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द 8 असेसमेंट ईयर। कितने साल तक कैरिड फॉरवर्ड रहेगा, 8 असेसमेंट ईयर तक रहेगा। रिटर्न मस्ट बी फिल्ड ऑन द टाइम ओनली व्हेन द रिटर्न इज फिल्ड विद द ड्यू ऑफ अंडर द सेक्शन 139 है, ठीक है ना, यानी कि टाइम पे आपको रिटर्न फाइल करना है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एक तरीके से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, उसके अगेंस्ट ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। और 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। और कैपिटल गेन के हेड के अंदर ही क्या होता है, ये सेट ऑफ होता है। अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो ये आपका सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन ये सेम के साथ होगा, ठीक है। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर हेड, ये सेम पॉइंट है। ये ना तो आपका सैलरी के साथ, ना ही बिजनेस इनकम के साथ, ना ही हाउस प्रॉपर्टी के साथ, किसी के साथ नहीं होगा। सेम हेड में क्या होगा, ये सेट ऑफ होगा। और जो भी अनएब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, वही सेम टाइम पीरियड है 8 ईयर का। रिटर्न मस्ट बी फिल्ड विद इन द ड्यू डेट, विद इन द ड्यू डेट आपको रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। छोटा सा कंपैरिजन है, ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द सेट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो पेपर में इसको लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल और है आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लॉटरी एंड कार्ड गेम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कहता है, लॉसेस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या होता है। सबसे पहले तो समझे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और ए शेयर इज सेटल्ड विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी, माने जहां पे किसी भी गुड्स की कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन होता है ना, वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। सेट ऑफ रूल क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, ठीक है। ये जो स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेकुलेटिव जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर हेड ऑफ द इनकम, यानी ये इसी के साथ ही एडजस्ट होने वाला है। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहता है, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द 4 असेसमेंट ईयर, 4 साल की बात हुई है। इन द फ्यूचर इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी, ये बात कर चुके हैं। और आपको विद इन ड्यू डेट इसको क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। अगर आप लोग बात करते हैं लॉटरी की, क्रॉसवर्ड पजल की, कार्ड गेम की, बैटिंग की या गैम्बलिंग की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें कैन नॉट बी सेटेड ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर के साथ ये सेट ऑफ नहीं होगी। एनी इनकम ऑफ द अदर हेड, अदर हेड के साथ भी ये आपकी सेट ऑफ नहीं होगी, यानी कि इनके लिए कोई सेट ऑफ रूल यहाँ पे लगाया नहीं गया है। अगर आप लोग देखेंगे दीज लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर ईयर, सिंपली लैप्स से बोलते हो आप लोग इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल आपको देखने को नहीं मिलता है, ये लॉटरी वोटरी का जो चक्कर होता है ना। बाकी ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, ये आप लोग एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट डिडक्शन, पूरा अभी अपलोड ही किया, इसको आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो बार बार इसके ऊपर चर्चा करने का कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा लेक्चर मैंने कोशिश किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को एक वीडियो के अंदर बता दूं, ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद करके, लर्न करके ना अपनी प्रिपरेशन कर सके और एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स केवल इतने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं ना, इनको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो जो अप टू 30 नंबर का थ्योरी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आप लोग गारंटेड मान के चले इस प्रेजेंटेशन से ही आएगा। इससे बाहर कोई एक आध क्वेश्चन हो तो कहो नहीं, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे रेगुलर व्यूअर है वो जानते हैं, बहुत डिटेल में जाकर के सारी चीजें पढ़ाई है, और इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिफोर द एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।